कल आज और कल लाल गोयल के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा सीधा प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में हम उन विशिष्ट अतिथियों को बुलाते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ है। और ऐसे ही आज जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, उन्होंने इतनी अल्प आयु में, इतने कम समय में बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन और उनका परिचय देना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर देवेंद्र चौधरी हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। थैंक यू सर। श्री देवेंद्र चौधरी कार्यकारी निदेशक हैं कंपनी एक्वा प्लम्बिंग प्राइवेट लिमिटेड में। आप मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं बाथ एंड किचन सैनिटरी फिटिंग्स को। आपको 38 वर्ष का 38 इयर्स का मैन्युफैक्चरिंग का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। आपके कंपनी में करीब 600 कर्मचारी कार्य करते हैं, अबाउट 600 एम्प्लॉइज, और आपका जो सालाना प्रोडक्शन है ईयरली वो करीब 25 लाख पीसेस फिटिंग्स का है। अबाउट 25 लाख फिटिंग्स आप हर साल बनाते हैं। आपकी कंपनी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कंपनी है जिसको कि एनजीटी ने अप्रूव किया हुआ है। आपको दैनिक जागरण द्वारा इंडस्ट्री लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। आपने बहुत ही सम्मानित ब्रांड के रूप में, साल के रूप में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने आपको सम्मानित किया प्रेस्टिजियस ब्रांड का। आप उज्जवल ब्रज के जो एक स्वयंसेवी संस्था है के खजांची या ट्रेजरर हैं और जिसका कार्य ब्रज क्षेत्र के उत्थान में है। आपके जब आप रोटरी क्लब में लीडरशिप में थे, उस वक्त आपके अंतर्गत मथुरा में पहली बार क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस आई थी और आपने एक अकेला ब्लड बैंक की स्थापना करवाई रोटरी के प्लेटफॉर्म पे। आप कमेटी चेयरमैन हैं नेशनल चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्री के, और उस दौरान जब आप कमेटी चेयरमैन थे आपने सीएनजी और पीएनजी का मथुरा में सैंक्शन करवा के, मंजूरी करवा के वहां लगवाने का कार्य किया। आप बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बड़े सक्रिय सदस्य हैं, काफी उसमें सक्रियता से अपने को एक्टिव रहते हैं, इन्वॉल्व रखते हैं, जो वाटर सैनिटेशन और हाइजीन में पूरी तरह से लग्न है, पूरी तरह से इन्वॉल्व है। बहुत बहुत एक बार पुनः स्वागत है देवेंद्र चौधरी जी कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। देवेंद्र चौधरी जी, आप बहुत सफल व्यापारी हैं, आपने बहुत नाम कमाया है, समाज सेवा भी बहुत आपने की है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी लोगों को नहीं पता, और आज थोड़ा सा हम उन्हीं पन्नों में जो आपके अतीत के पन्ने हैं उसमें जाना चाहेंगे। तो पहला मेरा आपसे प्रश्न है कि आप कहाँ पैदा हुए, आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? देवेंद्र चौधरी जी। सबसे पहले तो मिस्टर गोयल आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाके और मेरे संस्मरणों को लाइव करने के लिए जितने भी चैनल और टीम इन्वॉल्व है मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ। सवाल आपका मेरी पैदाइश कहाँ पे हुई, तो साहब मैं मथुरा में ही पैदा हुआ, मथुरा ही मेरी पैदाइश हुई। एंड उसके बाद मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो हुई वो सब दिल्ली में, दिल्ली एयरफोर्स स्कूल में मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई ग्रेड 3 तक। दिल्ली के बाद आपने क्या कहाँ बताया? दिल्ली में एयरफोर्स स्कूल। एयरफोर्स स्कूल, तो क्या आपके परिवार से कोई एयरफोर्स में थे या? मेरे पापा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे, तो उसकी वजह से हम लोगों को वहां पे एडमिशंस मिले थे। एंड पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था। ग्रेड 3 के बाद वी गॉट शिफ्टेड टू अम्बाला। पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था तो हम लोगों को सेंट्रल स्कूल अम्बाला में हम लोगों को वहां पे रीलोकेट करना पड़ा। एंड वी स्टेड देयर फॉर गुड
6-7 years. 1970 1971 71 की वॉर सामने देखी गई थी, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था उसको। तो उस वक्त आपकी क्या उम्र होगी उस 9 वक्त? साल 9 साल की करीब उम्र थी साहब। मैं ग्रेड, बल्कि मुझे जहां तक रिकलेक्ट हो रहा है, मैं ग्रेड सेकंड में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि थर्ड में हम लोगों को प्राइमरी से लेके हमारे सेकेंडरी स्कूल में शिफ्ट किया गया था, तो ग्रेड सेकंड में मैं शिफ्ट हो गया था। और उसी दौरान मेरा कल शायद वो पहला साल था जब हम लोग वहां पे शिफ्ट हुए, तो हम लोगों को हिंदुस्तान पाकिस्तान की वॉर के कुछ रिमेम्बरेंस हो रही है कि अम्बाला एज आर्मी का बहुत बड़ा बेस था, तो वहां पे खूब बॉम्बिंग हुई थी और खूब लड़ाई हुई थी और खूब गोले गोले देखे थे हम लोगों तो ने। वो तो आप एयरफोर्स में अगर आपके फादर थे तो उस वक्त तो आपको बहुत ही अजीब सा लगा होगा। उस वक्त की कुछ संस्मरण याद है आपको कि हाँ जब? सर, हम कॉलेज मतलब स्कूल में थे और ड्यूरिंग हमारे हमारे स्कूल के पास सिविल जेट, पाकिस्तान के जो सिविल जेट अटैक करने आते थे, तो डाइविंग का बेस उनका ऑलमोस्ट हमारे स्कूल के आसपास काफी बड़ी फील्ड थी, तो वहाँ डाइव करके बॉम्ब को नीचे छोड़ने के बाद वहां से फ्लाई बैक करते थे। तो हम लोग हमारी क्लासेस चल रही थी और ऑल ऑफ अ सडन हूटर बजते हैं, और हम लोगों को इंस्ट्रक्शन थी कि जैसे ही हूटर बजे तो आप सबको टेबल के नीचे बैठ जाना है जाके, सिक्योरिटी पर्पज के लिए, ताकि कोई भी ग्लास का पार्टिकल या कोई भी चीज टूटती है तो उसका रबल आपके ऊपर ना गिरे। तो ड्यूरिंग दैट डे, आई मीन, हमारा रिसेस होने वाला था, तो सब खाने की तैयारी में लगे हुए थे कि चलिए फटाफट आएंगे, बाहर जाएंगे, और इतने में हूटर बजता है एंड ये इंस्ट्रक्शन आती है कि फटाफट टेबल के नीचे घुस जाए। ऑल ऑफ अ सडन सेवर जेट आते हैं, और सेवर जेट का साउंड इतना शार्प साउंड होता था, इतनी फ्रीक्वेंसीज होती थी कि हमारे स्कूल के सारे के सारे वेटो पैंस के ग्लासेस शटर कर जाते, तो पूरी बिल्डिंग हिलती है। एंड वो सेवर जेट वापस फ्लाई करता है। अम्बाला में पेट्रोल बेस था आर्मी का, वहाँ के उनका टारगेट था कि उसमें बॉम्बिंग करी जाए, तो वो बॉम्ब करते हैं। इंडियन फोर्सेस भी काम करती हैं, तो 2 सेवर जेट गिराए गए थे उस पीरियड में। तो उस हम लोग वक्त आप उस दौरान में जब ये लड़ाई चालू थी तो आपका स्कूल तब भी चल रहा था, स्कूल नहीं बंद किया गया था? ये जो पहला अटैक हुआ था, इसमें क्योंकि दैट टाइम ये ऐसा किसी को अंदेशा नहीं था कि सेबर जेट से अटैक किया जाएगा, तो इट वाज सॉर्ट ऑफ प्री नॉट, इट वाज बेसिकली समथिंग दे इन्फॉर्म्ड कि हम अटैक करने आ रहे हैं, बट ठीक है, बॉर्डर पे लड़ाई थी, लेकिन हमारा टारगेट में आएगा या नहीं आएगा ऐसा किसी को अंदेशा नहीं। तो आप इस बॉम्बिंग के बाद आपकी मनोदशा कैसी रही? एज ए, आप बच्चे थे तो आप कुछ दिनों तक चिंतित रहे, या आपको उस तरह के सपने आए, या आपको लगा कि वो जेट आ जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं था, सब नॉर्मल था? साहब, डर कभी भी जिंदगी में डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो शुरू से एक दिल में इतनी स्ट्रेंथ थी कि कुछ भी हो, हम लोगों को हर परिस्थिति का मुकाबला सामने खड़े होकर लड़के करना। तो कब तक आप अंबाला में पढ़े उसके बाद? सर, वी गॉट शिफ्टेड फ्रॉम अंबाला 1976। 1976 के बाद हम लोग वापस अपने बेस मथुरा में आ गए, जहाँ पे हम लोगों ने सेंट्रल स्कूल में अगेन वी ज्वाइन, और ग्रेड 10 तक हम लोगों ने सेंट्रल स्कूल किया। देन इंटरमीडिएट हमने के आर इंटर कॉलेज से किया। देन के आर डिग्री से हम लोगों ने ग्रेजुएशन की। तो जो आपके बचपन में आपने जैसे बताया कि पहले आप दिल्ली एयरफोर्स में थे, फिर अंबाला गए, फिर अंबाला से आप मथुरा आए, तो उस दौरान का कोई संस्मरण? एक तो आपने बताया वहां का अंबाला का, मथुरा में जो आपने 10th और 12th तक की पढ़ाई, उसका कोई संस्मरण आपको याद है? हाँ सर, क्योंकि शैतान बहुत थे हम लोग। ऑलमोस्ट महीने 15 दिन में हम लोगों को प्रेयर मीटिंग में बुला के और पनिशमेंट्स मिलती थी, क्योंकि नोटोरियस थे। बच्चे तो होते ही हैं, और हम लोग सब इसी तरीके से थे, नोटोरियस थे, स्पोर्ट्समैन थे, अच्छे फुटबॉलर थे, अच्छा क्रिकेट खेलते थे और अच्छी शैतानी करते थे। तो जब भी किसी दिन में अगर ड्यूरिंग द क्लासेस किसी भी टीचर से कभी डांट पड़ती थी कि आपने होमवर्क पूरा नहीं किया, या
किसी और बच्चे ने इनडायरेक्टली कंप्लेंट कर दी कि ये बुली कर रहे हैं हमारे साथ, तो कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलती थी। तो उसका रिपरकशन हम लोग अपना एक स्टूडेंट्स ने अपने छोटे छोटे ग्रुप बना रखे थे। तो फाइनल जब छुट्टी होती थी, तो आप तो मथुरा का जियोग्राफिकल आपने देखा हुआ है। तो सेंट्रल स्कूल से जैसे ही हम निकलते थे, चिरंजी लाल फोटो स्टूडियो के बाहर होते हुए हम लोग पुराना टेलीफोन एक्सचेंज था, उस रोड के ऊपर हम लोग पूरा कब्जा कर लेते थे, 7 8 9 फ्रेंड्स मिलके। और पूरे स्कूल की स्कूल बसेस, बच्चे हमारे पीछे चलते थे। तो ये हमारा एक पैटर्न था कि अगर जिस दिन डांट पड़ेगी, उसके अगले दिन, मतलब या तो सेम डे या अगले दिन, ये हम लोग इस तरीके से रोड पे चलेंगे। तो वो परिस्थिति हमने वैसे बनाई। और ये मालूम था कि कल सुबह प्रेयर मीटिंग में फिर पिटाई होने वाली है, फिर झगड़ा होगा, फिर डांट पड़ेगी। लेकिन बचपन में कुछ कारगुजारियां ऐसी होती हैं जिससे आदमी यू नो जहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करता है कि आप कुछ भी कर लो, हम नहीं सुधरेंगे। सॉर्ट ऑफ दैट थिंग वाज विद अस। तो उसके बाद आपने उच्च शिक्षा कहाँ पे ली? सर केआर डिग्री से मेरी ग्रेजुएशन हुई। बी कॉम हम लोगों ने वहां से किया। जी। और ड्यूरिंग मेरा ग्रेजुएशन में भी वहाँ पे मेरे को कॉमर्स फैकल्टी का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। और वहाँ पे भी हम लोग आपको अगर ध्यान हो तो पुराना जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस था, वो बिल्कुल कॉलेज के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में था। जी। तो वहाँ पे मुझे रिकलेक्ट हो रहा है कि वहाँ पे भी एक छोटी सी पुलिया थी, पुलिया टूट जाती थी, उसमें से पानी बहता रहता था, बच्चे आते थे, हम लोग जाते थे, तो वो पुराना गंदा पानी उसमें से स्प्लैश करके हम लोगों की कपड़ों पे आता था। तो उसका प्रोटेस्ट भी हम लोगों ने किया, और हम लोगों ने सड़क भी जाम करी। और एक बार तो इतना भयंकर जाम किया कि पुलिस को हवाई फायर करना पड़ा हमारे ऊपर। सो सॉर्ट ऑफ दोस थिंग्स वी डिड तो बचपन में। तो बी कॉम के बाद फिर आपने क्या किया? ड्यूरिंग द मेरी सर कॉमर्स में आपको अगर रिकलेक्ट हो तो केआर डिग्री में मॉर्निंग क्लासेस होती थी। सुबह हम 7:30 बजे से 10:30 बजे तक हमारा पीरियड्स खत्म हो जाते थे। 10:30 बजे के बाद मेरे नाना जी का फैमिली बिजनेस जो था, जिसमें मेरे बड़े ब्रदर ने 1971 में उनको ज्वाइन कर लिया था, तो वी यूज टू गो टू द फैक्ट्री ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। तो मैं तकरीबन किस चीज की फैक्ट्री थी वो? सेम बाथरूम फिटिंग। ओके। तो मेरे नाना ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था सब 1950 में इंडिया में। तो तब से बाथरूम फिटिंग का काम मथुरा में हो रहा है। एंड आई कैन प्रोक्लेम कि वो इंडिजिनस, मतलब बाथरूम फिटिंग को बनाने का पहला प्रोजेक्ट मथुरा से ही शुरू हुआ था। हिंदुस्तान में बाथरूम फिटिंग बननी शुरू मथुरा से ही हुई थी। तो हम लोग जाते थे कॉलेज के बाद, वहां पे जाके बिजनेस में बैठते थे, एक्सपीरियंस लेते थे। तो मेरी ग्रेजुएशन और बिजनेस दोनों पैरेलल चलने स्टार्ट हो गए ड्यूरिंग ग्रेजुएशन पीरियड। तो उस वक्त आपको आपके फादर ने, क्योंकि वो तो एयरफोर्स में थे, या और किसी ने नहीं कहा कि आप एयरफोर्स में जाओ, या आपको भी दिलचस्पी नहीं थी एयरफोर्स में जाने की? नहीं साहब, दिलचस्पी तो मेरी थी। मेरा माय ड्रीम वाज टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर और टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। मेरी दो चॉइसेस थी लाइफ में। तो मेरे जो मैटरनल अंकल थे, उन्होंने एक दिन हम लोगों को काउंसलिंग में बिठाया, क्योंकि बड़े भैया उसको ज्वाइन कर चुके थे। तो उन्होंने हमसे पूछा, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? आई सेड मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सीएस बनना है, या अगर मैं पास हो गया तो मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो इसे वो मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर नौकरी ही करनी है आपको, मैंने कहा साहब बैकग्राउंड तो नौकरी ही है, क्योंकि पापा अगर सर्विसेज में थे तो डेफिनेटली वो एक थॉट बन जाती है कि परिवार के अंदर। बोले भाई तो बिजनेस ज्वाइन कर चुके हैं। मैंने कहा वो भाई की सोच है, क्योंकि बड़े भैया भी में आर्मी में अगर मैं याद करूं तो एनडीए के एग्जाम्स को उन्होंने क्लियर किया था। ही वाज सपोज टू बिकम एन आर्मी मैन। लेकिन हमारे नाना जी और मामा का बहुत प्रेशर था 1971 की वॉर के बाद। तो ही मेड अस शिफ्ट टू मथुरा। तो वहां पे बड़े भैया ने ज्वाइन किया उनको। एंड मामा सेड कि व्हाई डोंट यू ज्वाइन दिस बिजनेस? आई सेड कि ये हमारे ब्लड में नहीं है। इसे ठीक है, ब्लड में नहीं है तो आपको सोच तो बनानी पड़ेगी। तो यू वांट टू बिकम एन एम्प्लॉय और यू वांट टू बिकम एन एम्प्लॉयर, दैट्स बेसिकली द थॉट। आप एम्प्लॉयर बन के जो आप कर रहे हो, उस तरीके के लोग आपके साथ में काम कर सकते हैं।
चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके साथ में काम कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी आपके लिए काम कर सकते हैं। यू हैव टू बिकम एन एम्प्लॉयर और यू वांट टू बी ए एम्प्लॉय, दैट्स योर थॉट। तो कुछ वहां से सोच में चेंज आया, ट्विस्ट हुआ। मैंने सोचा ठीक है, बात तो सही कह रहे हैं, तो अगर हम किसी के लिए काम करें या लोग हमारे लिए काम करें तो हमें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप उस हिसाब से करें। तो वहां से एक बदलाव अपने अंदर देखा और एक विचारधारा में तो चेंज कब आया जहाँ पे। कब कब तक आप उनके साथ अपने नाना जी या मामा जी के साथ आपने कब तक कार्य किया? हम लोगों का परिवार मामा के परिवार से जुड़ा रहा था 1988 तक। 17 साल हम लोगों ने उनके साथ में मिलके काम किया। 17 साल के बाद जब हमें लगा कि अभी हम तीन ब्रदर, मतलब मेरे बड़े ब्रदर, मेरे बीच वाले ब्रदर और मैं, हम तीन ब्रदर हैं, तो तीनों ब्रदर सिस्टम में अगर आए हैं तो वहाँ पे एक्सपेंशन होना चाहिए। तो एक्सपेंशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए, जहाँ पे आपको मालूम ही है कि फैमिली में थोड़ी थॉट प्रोसेस का भी फर्क पड़ता है। देन वी डिसाइडेड टू पार्ट ऑफ। तो 1988 89 में हम लोगों ने 88 में हम लोगों ने अपनी इंडिविजुअल कंपनी की स्थापना करी और 89 से हम तीनों ब्रदर मिलके इस इंडस्ट्री में अपने लिए जो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, वो आई बिलीव आज मार्केट किस में नाम हम से लोग। आपकी प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में? किस नाम से आपका मेरे प्रोडक्ट है? साथ मेरे तीन ब्रांड चल रहे हैं इस टाइम। मेरा जो मदर ब्रांड है वो है प्लम्बर। सो प्लम्बर बाथरूम फिटिंग्स इज माय माय मदर ब्रांड। अभी हम लोगों ने एक प्रीमियम ब्रांड लॉन्च किया एक्विनी, एंड देन एक मास मार्केट सेगमेंट में हम लोगों ने अभी ब्रांड लॉन्च किया स्पैंगलर। तो हम सब कैटेगरीज को, मीन्स प्रीमियम मार्केट, मिड सेगमेंट एंड मास मार्केट, तो तीन कैटेगरीज में हम लोग काम कर रहे हैं। आपने बताया उसमें आपके प्रोफाइल में है कि करीब 25 लाख पीस आप सालाना बनाते हैं, तो जी थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि 25 लाख में कौन से ब्रांड में ज्यादा जाता है, बनता है? सर 90% मदर ब्रांड में बनता है, 90%। क्योंकि अभी जो शुरुआत के जो ब्रांड होते हैं उसमें बहुत प्लम्बर्स में? सारे, प्लम्बर में करीब करीब 22 लाख पीस बनाते हैं, और जी। बाकी एक्विनी एंड स्पैंगलर में हम इस प्रोडक्ट को तो बनाते हैं। ये आपकी एक ही फैक्ट्री है मथुरा में या और भी कहीं आपकी ब्रांचेस हैं या हम और लोगों कहीं? की सेल्स पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारी मदर यूनिट है जो करीब 19,000 गज में बनी हुई है, और करीब 2 लाख स्क्वायर फीट हमारे पास प्रोडक्शन एरिया है जहाँ पे हम इस प्रोडक्ट को बना पा रहे हैं। और करीब जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि 600 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इनडायरेक्टली अगर देखते हैं तो ये नंबर हमारा करीब 1200 का है। तो हमारे पास 1200 लोग का टीम है जो इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमें सपोर्ट देती है। आपने ये भी आपके प्रोफाइल में है कि आप जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कंपनी है जो एनजीटी ने अप्रूव किया। कुछ बताना चाहेंगे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कंपनी का क्या मतलब है? सर जो प्रोसेस है हमारी, जैसे आप देखते हैं तो जनरली जिस फिटिंग की हम बात कर रहे हैं, आप लोग देखते हैं कि ये स्टील फिनिश है, तो वो एक्चुअली इसका बेस हमारा होता है ब्रास, जो कॉपर का एक एलॉय है। इसके ऊपर फाइनली एक कोटिंग की जाती है जो क्रोम एंड निकल कोटिंग होती है। तो ड्यूरिंग जो प्रोसेस इंडस्ट्रियल एफुलेंट हमारा जनरेट होता है, जो तकरीबन 15,000 लीटर पानी हमारा प्रोसेस में डेली यूज होता है, उसको हम लोग रिसाइकिल करते हैं विद अ थॉट कि हमें इसको रिसाइकिल करना है, हमें अपनी वाटर कंजम्पशन को रिड्यूस करना है, और हमें इसको दैट्स हमारा रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज। हम उसी पानी को रीयूज करते हैं। हमारे पास जो 15,000 लीटर पानी जब हमने एनजीटी से अप्रूवल मांगा था, तो उस टाइम हमारी 15,000 लीटर पानी कंज्यूम हो रहा था, जिसको हम ट्रीट करने के बाद हमें नालियों में डालना पड़ता था। तो वो एक सोच हमारे दिमाग में चली कि 15,000 लीटर पानी हम वेस्ट कर रोज नाली में डाल रहे हैं, ये किसी ना किसी नाले में जाएगा। तो पहला अटेम्प्ट मैंने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का लखनऊ कमिश्नरेट में, आई वाज द फर्स्ट कंपनी टू गो विद दिस काइंड ऑफ अ प्रपोजल बिफोर एनजीटी। तो ये 15,000 लीटर पानी जो कंजम्पशन हमारी 300 लीटर रह गई, सब हम 14,700 लीटर पानी को रिसाइकिल करके रीयूज कर रहे हैं, विच वी फील लाइक हम नेचर के साथ एक बहुत बड़ा जी। सपोर्ट लेके चल रहे हैं। और पैरेलली हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर काम किया कि जितना हम जमीन से ले रहे हैं उससे ज्यादा हम जमीन को देने की कोशिश कर रहे हैं।
और जो आपको ये अवार्ड्स मिले दैनिक जागरण के द्वारा या टाइम्स ऑफ इंडिया ने आपको प्रेस्टिजियस ब्रांड ऑफ द ईयर बताया, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कोई सर संस्मरण या कोई मेमोरीज? मेरे को पहला अवार्ड मिला मिलेनियम मिरर 2000। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट ने हम लोगों को लखनऊ में इनवाइट किया, एंड all of a sudden it was a call, emergency call कि we have to reach to Lucknow next morning to receive award, और जिसमें हमारे माननीय गवर्नर साहब ने हमें अवार्ड देना। तो थोड़ा पैनिक ही हुआ कि शॉर्ट नोटिस पे कैसे जाएं। उस टाइम फैमिली में दोनों ब्रदर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। सो पापा मोटिवेटेड, नहीं बेटा आप जाइए, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत मान सम्मान की बात है, वी विल मैनेज समहाउ। सो आई वेंट टू देयर लखनऊ। जब वहां पहुंचे तो एसएमई सेगमेंट में जब मुझे स्टेज पे बुलाया गया, माननीय गवर्नर सूरजभान जी थे, तो सूरजभान जी ने मुझे वो अवार्ड जब दिया, तो मेरे सामने कम से कम 100-150 कैमरे, फ्लैश गन्स चल रही थी, जो मुझे एक तीसरे वर्ड में ले गई कि इतना मान सम्मान अच्छा काम करने के बाद मिलता है। पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छा काम करना इम्पोर्टेंट है। वो एक सोच बनी। उस सोच के साथ जब हम लोगों ने काम शुरू किया, तो हम लोगों ने ये एक परंपरा अपने साथ में तीनों भाई ने डाली कि हम किसी भी डिपार्टमेंट के साथ, चाहे वो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट हो या सेंट्रल एक्साइज हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, किसी के साथ भी हम कोई गड़बड़ी वाला काम नहीं लेके चलेंगे। तो वट एवर वी बाय, वट एवर वी सेल, इट इज एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। तो आज हम जितना भी काम कर रहे हैं वो हमारा सारा रेवेन्यू फिगर्स शायद मथुरा की पूरी इंडस्ट्री से जो बाथरूम फिटिंग में इन्वॉल्व है वो सबसे बड़ा है। और उसको देखते हुए हम लोगों को ये अलग अलग ग्रुप्स हम लोगों को इनवाइट करते हैं, एसएमई सेगमेंट में हम लोगों को अवार्ड्स देते हैं, जिससे हम लोगों को इंस्पिरेशंस मिलती हैं कि हमें और अच्छा करना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री के लिए हमें अपने आप को बेंचमार्क बनाना चाहिए। अब मैं आपके जो दूसरे स्वरूप की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसे आपने सब उज्जवल ब्रज के आप ट्रेजरर और रहे या हैं, और आपने रोटरी के साथ आपने एम्बुलेंस वगैरह और स्टैंड अलोन ब्लड बैंक की भी स्थापना की। तो इस सोच के पीछे आपका क्या मंतव्य था? तो दुनिया अपने लिए तो जीती है, मैं अपने लिए तो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरों के लिए क्या करता हूँ? मेरी मेरी जो पैदाइश हुई है उसका रीजन क्या है? लोग जन्मदिन तो मनाते हैं, लेकिन उसका जन्म क्यों हुआ, उसका रीजन सेलिब्रेट नहीं करते कि मेरा जन्म किस कार्य के लिए हुआ। मेरी जो कैपेबिलिटीज है मेरे को उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि मेरे अंदर अगर एक काबिलियत है कि मैं समाज सेवा में कुछ अपने फुटप्रिंट्स बना सकता हूँ और लोगों को मैं इकट्ठा कर सकता हूँ और उन लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ। और जहाँ पे हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, हम पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन पैसा वो मेरे काम का है ना, अगर मैं उस पैसे का सही इस्तेमाल पब्लिक के लिए भी करता हूँ, जहाँ से मुझे कोई प्रोफेशनली अगर मेरा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, बट मुझे गुड विशेस, मुझे जो दुआएं मिलती हैं वो मेरे लिए बहुत सपोर्टिव होती हैं। और वो दुआएं बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। जब तक आप अच्छा और भला नहीं करेंगे, कोई आदमी आपको दुआ नहीं देगा। आप बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में भी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहे, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर एक्चुअली जब हम ये देखते हैं कि बाहर के बड़े बड़े ग्रुप्स, कॉर्पोरेट्स इंडिया में आके काम कर रहे हैं और इंडिया को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इंडियंस, हम अपनी गंदगी खुद क्यों नहीं धोना चाहते? बाहर वाले से हम सपोर्ट क्यों लेना चाहते हैं? हम उनके काम करने के प्रोसेस को, प्रोसीजर को, उनकी इन्वॉल्वमेंट को देख के हम अपने अंदर एक जोश पैदा करना चाहते हैं कि हमें भी इनके जैसा बनना है। ये हमारे देश में आके काम कर रहे हैं तो हम इनके देश में जाकर काम क्यों नहीं कर सकते? तो सिस्टम प्रोसेस को समझने के लिए हमें उनके साथ जुड़ना पड़ता है। एक लंबी सोच कैसे ली जाती है, 15 साल बाद क्या होने वाला है, उसको आज हम सोचना शुरू करेंगे। सोचने में 3-4-5 साल लगाएंगे, 5 साल उसके एग्जीक्यूशन में लगेंगे, फिर उसके ऑब्जर्वेशन में लगेंगे। एक लंबी सोच के साथ हम लोगों को चलना पड़ता है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस टाइम हाइजीन सिस्टम पे काम कर रहे हैं कि हर घर में अपना बाथरूम होना चाहिए और हर घर नल से जल होना चाहिए। तो सीवेज के ऊपर, वाटर हाइजीन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम कर रही है। सो एक बड़ा व्यक्ति साथ में जुड़ता है तो उसके साथ 50 लोग नीचे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जुड़ाव बहुत मुश्किल है। ये आप इस दौरान जो कोविड टाइम आया,
जो सबके लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम था, और जैसे आपने बताया कि 600 आपके यहाँ कर्मचारी डायरेक्टली और 1200 इनडायरेक्टली मिला के हैं टोटल, तो उनका कैसे रहा? क्योंकि ज्यादातर कंपनियों ने छटनी की या वेतन को कटौती की, आपकी कंपनी ने क्या किया? सर, मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया, प्रोबेबली जो कल आप सबके साथ शेयर करेंगे। हमारे लास्ट ईयर के नंबर हमारी सोच के हिसाब से हमारी लाइफ के सबसे बड़े नंबर हैं। सो ड्यूरिंग लॉकडाउन हम लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी को प्लान किया कि दिस डिफिकल्टी हैज ब्रॉट इन एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम मुश्किल में अपनी टीम को कैसे अपने साथ खड़ा रख सकते हैं, हम आने वाले टाइम में अपने आप को कैसे ग्रोथ के स्कोप को ढूंढ सकते हैं। हम लोगों ने शायद 7% लास्ट ईयर पोस्ट कोविड हमने 7% एम्प्लॉयमेंट और बढ़ा। मतलब हमारे पास जो 600 लोग काम करते थे वो तकरीबन 640 हो गए। हम लोगों ने 599 भी नहीं किए, वो 640 हुए। और जितनी टीम हमारे पास काम कर रही थी वो टीम लगातार बदस्तूर हमारे साथ काम करती रही, और जो हमारा डिफिकल्ट टाइम था हम उनकी सैलरीज उनके अकाउंट में डालते रहे, क्योंकि वो हमारे परिवार का। ये तो आपका बहुत बढ़िया सोच रही है। अब चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को, कि जिससे कि वो भी आपसे प्रोत्साहित हो? कि कहाँ आपने कितने एक सोच भी नहीं सकता था कोई कि जो जिसके एयरफोर्स का माहौल हो, और वहां से आपने इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री जो एक अपने आप में बहुत ही बड़ा नाम बना लिया, देश में ही नहीं विदेशों में भी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? सर, पीढ़ी युवा है या प्रौढ़ है, संदेश है सबके लिए एक ही होना है कि अपने ऊपर भरोसा, अपनी सोच के ऊपर भरोसा और अपनी विचारों के ऊपर भरोसा। जब तक अगर हमें नहीं होगा, दूसरे के नुकसान से अपना मुनाफा, अगर हम ये सब चीजें अगर हम छोड़ दें इनको कि दूसरे का नुकसान करके हम मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। अपने आप पे हमें भरोसा रखना पड़ेगा। अपने पैशन, किसी भी चीज को हम करेंगे उसको जब तक हम अपने पैशन के साथ में नहीं करेंगे, हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र चौधरी जी कि आज आपने एक सक्सेस स्टोरी बताई कि किस तरह कोई भी व्यक्ति अगर मन से साफ रहे, बिजनेस का मतलब ये नहीं कि बेईमानी करे, अगर ईमानदारी से बिजनेस करे तो कितना पैसा, कितना नाम और कितना बड़ा व्यापार खड़ा कर सकता है, वो आपने सबके सामने दिखा रखा है। और मैं सोचता हूं कि आपके आज के जो आपने साक्षात्कार दिया और आपने बातें बताई हैं, इससे काफी हमारे जो दर्शक हैं उनको सीखने को मिलेगा, और खासकर युवा पीढ़ी को कि अगर वो कभी व्यापार सोचते हैं करने की, तो उनको ये सोचना चाहिए कि व्यापार में मुनाफा ही सब कुछ नहीं है, व्यापार में दूसरों के सेवा भाव भी बहुत होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र चौधरी जी आपका। और आज का ये कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संघ का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सारोकार न्यूज के द्वारा किया गया, और इसको फेसबुक और यूट्यूब पे भी सीधा प्रसारित किया गया। एंड अवर एंडेवर इज टू bring to you every day new topic during our morning program, that is media conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. And tomorrow our program is the topic is the divorce, the rising trend, and our panelists are Advocate Ramesh Kumar Sharma, renowned lawyer of Western UP Mathura, Advocate Krishna Goswami, board member, District Legal Service Authority, District Court Mathura, Advocate Anita Mahapatra, Attorney Alliance, New Delhi, Rotarian Akshta Nayak, counseling psychologist, founder chairman, Here to Hear, Dharwad. So please tune in tomorrow for media conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र चौधरी जी कि आज आप हमारे संग जुड़ के आपने अपने जीवन यात्रा के बारे में बताया। आपको बहुत बहुत साधुवाद।